नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल। आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के सेकेंड टॉपिक 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के अध्याय में हम यूरोपीय शक्तियों के आगमन की बात कर रहे थे। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की गई। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य पतन की गर्त में चला गया। आने वाले 52 वर्षों में 8 सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, किंतु वे नाम मात्र के थे। भारत में विभिन्न स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। उनमें से कुछ बहुत शक्तिशाली हुए, जैसे मराठा और अन्य शासकों के जिसके हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। मराठे, बंगाल, अवध और अन्य राज्य, जिसमें से छोटे और बड़े हर प्रकार के राज्य थे। लेकिन जो सबसे बड़ी कमजोरी इस समय के 18वीं शताब्दी के अगर हम भारत की करते हैं तो वो थी इनकी आंतरिक दुर्बलता। इन्हीं परिस्थितियों में जब केंद्रीय सत्ता का ह्रास होता है, प्रांतीय शक्तियाँ सिर उठाने लगती है और प्रांतीय शक्तियाँ आपस में जब एकजुट नहीं होती है, इसी का फ़ायदा हमेशा से तीसरी शक्तियों ने उठाया और इस समय भारत की इसी प्रकार की स्थिति थी। ये सभी छोटे और बड़े राज्य आंतरिक दुर्बलताओं से ग्रस्त थे। कोई भी भारत को राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता प्रदान नहीं कर सका। यहाँ पर हम मुग़ल साम्राज्य के पतन की बात कर रहे हैं। मुग़ल साम्राज्य का पतन 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई वहाँ से शुरू होता है। लेकिन अगर हम मुग़ल साम्राज्य के अंतिम शासक की बात करें तो मुग़ल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र था, जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अर्थात इस लंबे समय के दौरान मुग़ल शासन रहा, लेकिन मुग़ल शासक नाम मात्र के रहे। औरंगज़ेब के पश्चात बहादुर शाह जो है वह गद्दी पर बैठा और ये बहादुर शाह जो है उसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। यानी वो अपने शासन कार्यों से, अपनी संपूर्ण व्यवस्थाओं से पूर्ण रूप से बेखबर था। 1712 से 13 के बीच में जहादर शाह गद्दी पर बैठा जुल्फ़िकार के सहयोग से। वो एक विलासी शासक था और उसके बारे में कहा गया, प्रोफेसर एस.आर. शर्मा जो हैं वो कहते हैं, दे लुक्ड ऑन द ब्यूटी एंड टर्न्ड अवे फ्रॉम द ड्यूटी। यानी अपने कर्तव्यों के प्रति किसी भी रूप में वह अवेयर नहीं था। 1713 से 1719 के बीच फ़र्रुखशिह ने शासन किया, जो सैयद बंधु के सहयोग से गद्दी पर बैठा। सैयद बंधु मुग़ल साम्राज्य के इस पीरियड में किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं और सैयद बंधुओं का नाम है अब्दुल्ला और हुसैन अली। इन्होंने किसे गद्दी पर बैठाना, किसे नहीं, षड्यंत्र करना। मुग़ल साम्राज्य में एक तरह से षड्यंत्रकारी नीतियाँ जो है वो इनके द्वारा रची जाने लगी। 1720 में इन सैयद बंधुओं का पतन हो गया। किंतु ये बात जो हम अभी पूर्व में कर चुके हैं कि जब भी केंद्रीय सत्ता क्षीण होती है तो अन्य शक्तियों के हस्तक्षेप की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती है, और ये हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। 1719 से 1748 के बीच में मोहम्मद शाह ने शासन किया, जिसका सहयोग निज़ामुल मुल्क, हैदराबाद के निज़ाम जो है निज़ामुल मुल्क, उनके द्वारा किया गया। इसके समय की प्रमुख घटना है कि 1739 में भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया, और नादिर शाह के आक्रमण से जो तबाही हुई वो तो थी, लेकिन उस घटना का जो एक प्रमुख इस घटना के उसके आक्रमण का जो प्रमुख प्रभाव था कि वो भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन ले गया। उसके बाद अहमद शाह गद्दी पर बैठा, जो एक निर्बल शासक था। 1554 से 1559 के बीच में आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा, जो अपने वज़ीर इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली बना रहा। 1759 से 1806 के बीच शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसे प्रिंस अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। 1806 से 1837 में अकबर द्वितीय के द्वारा शासन किया गया, जो नाम मात्र का सम्राट था। 1837 से 1857 तक मुग़ल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र रहा, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। यह क्रांति विफल रही और उसे निर्वासित करके
रंगून भेज दिया गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी के मध्य में किस प्रकार की राजनीतिक दशा थी। और इसमें जब हम महत्वपूर्ण राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें बंगाल की। बंगाल के जो एक प्रांत था दिल्ली के अंतर्गत आता था, और यहाँ क्योंकि दिल्ली से दूर होने के कारण हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ते हैं तब भी हम पढ़ते हैं, और तो हम देखते हैं कि दूर होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से वहाँ शासन नहीं किया जाता था। तो ऐसे में सूबेदारों की नियुक्ति, शासक जो केंद्रीय सत्ता है, केंद्रीय सरकार है, वहाँ के सूबेदार जो है वहाँ पर नियुक्त किए जाते थे, और ऐसे में बंगाल में मुग़ल साम्राज्य के सूबेदार शासन करते थे। लेकिन मुर्शिद कुली खां जो औरंगज़ेब के समय में बंगाल का सूबेदार था, उसने अपनी स्वतंत्र वहाँ पर शासन की स्थापना की, और 1719 में उसने उड़ीसा को भी अपने अधीन कर लिया। 1727 में उसकी मृत्यु के बाद, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु जब हो गई तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खां बंगाल की उस गद्दी पर बैठा। 1739 में उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल की गद्दी पर बैठा, और 10 अप्रैल 1740 को अलीवर्दी खां ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद पर आक्रमण किया, सरफराज खां को मार डाला और उसने बंगाल की गद्दी को हथिया लिया। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बन बैठा, और उसने बंगाल की स्थिति को मजबूत बनाया और बंगाल को पूर्ण रूप से मुग़ल साम्राज्य से, दिल्ली से पूरी तरीके से स्वतंत्र कर लिया। उसके पश्चात 1556 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसका नाती यानी उसके पुत्र का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यहाँ पर हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे चलकर जब हम बंगाल पढ़ेंगे, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि 1757 के प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला बंगाल की स्थिति को मजबूत बना रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के लोगों को अपनी तरफ मिलाकर किस प्रकार से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया और बंगाल पर अपना अधिकार किया। दूसरा जो राज्य है वो है अवध। अवध में सादत खां नामक व्यक्ति ने अब स्वतंत्र शासन की स्थापना की, जिसका नाम बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जिसे जाना जाता है, और इसको पहले मुग़ल साम्राज्य की ओर से बयाना और फिर आगरा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और 1722 में मोहम्मद शाह जो था मुग़ल सम्राट, उसने उसे अवध का सूबेदार बनाया। 1739 में उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उसके पश्चात उसका दामाद सफदरजंग नवाब बना। 1748 में मुग़ल बादशाह ने उसे अपना वज़ीर नियुक्त किया। इसके बाद से उसके उत्तराधिकारी जो है वो नवाब वज़ीर कहलाने लगे। 1754 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र शुजाउद्दौला नवाब बना, जिसने मुग़ल जो शहज़ादा था अली गौहर, उसको शरण दी थी। यही अली गौहर आगे चलकर मुग़ल सम्राट शाह आलम बना। और जब हम बंगाल पढ़ेंगे उसी समय बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उसकी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से मुग़ल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का मीर कासिम तीनों ने मिलकर अपना संयुक्त मोर्चा बनाया, और इस प्रकार से अंग्रेज़ों और इन तीन शक्तियों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसे हम बक्सर के युद्ध के रूप में जानते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद जो दक्षिण में स्थित है, हैदराबाद को मुग़ल प्रभाव से स्वतंत्र करवाने वाला जो व्यक्ति था उसको हम चिनकिलिच खां उसका नाम था, जिसको मुग़ल बादशाह के द्वारा निज़ामुल मुल्क की उपाधि दी गई, जिसे निज़ामुल मुल्क आसफ़ जहाँ के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह के समय में यह निज़ामुल मुल्क जो है वो अवध का सूबेदार रहा। फ़र्रुखशियर ने उसको 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी, लेकिन कुछ सूबे उससे दूसरे जो सैयद बंधु और अन्य हस्तक्षेप के कारण उससे ले ली गए। मोहम्मद शाह ने निज़ाम को अपना वज़ीर बनाया, किंतु अधिक समय तक वो दिल्ली नहीं रहा और फिर अपने दक्षिण में अपने राज्य में लौट कर आया। उसकी मृत्यु के बाद 1748 में उसका पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुज़फ़्फ़र जंग में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, और इसी उत्तराधिकार संघर्ष के हम
बात अगले चैप्टर में कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने भारत की आंतरिक राजनीति में दखल देना प्रारंभ किया और उत्तराधिकार संघर्ष में एक शक्ति दूसरी शक्ति के विरोधी का साथ देती और इस प्रकार से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने भारत की आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। 1798 में तत्कालीन निज़ाम ने वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं मराठों की। मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी ने 1627 में रखी थी और शिवाजी के पश्चात उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में जो मराठे के जो राजा जो छत्रपति कहलाते थे, छत्रपति के हाथ से निकलकर मराठों की शक्ति जो है वो पेशवाओं के हाथ में चली गई और ऐसे में हम पेशवाओं का शासन के रूप में 3 पेशवाओं के काल को पढ़ते हैं, जिसमें 3 प्रमुख पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी बाजीराव और पेशवा बालाजी बाजीराव। इन तीनों पेशवाओं की हम बात करते हैं। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, इसमें मराठों की पराजय हुई और मराठों का पेशवा बालाजी बाजीराव जो है उसकी मृत्यु हो गई और बालाजी बाजीराव की मृत्यु के साथ ही जो मराठों की राजनीति है उसमें अंग्रेज़ों का दखल प्रारंभ हुआ, जिसकी चर्चा हम मराठों के अध्याय के अंदर करेंगे। यहाँ पर हम मराठों की बात कर रहे हैं तो मराठे जिनकी साम्राज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। महाराष्ट्र छत्रपति की जो राजधानी थी वो सतारा थी। फिर पेशवाओं के हाथ में शासन आया तो पेशवाओं की जो राजधानी थी वो पूना थी और इसके अतिरिक्त मराठों की और अन्य शक्तियों की भी हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और पूना के पेशवा। इस प्रकार से कुछ मराठों की शक्तियाँ जिसको हम स्पष्ट रूप से या उसको पूरी तरीके से हम मराठों वाले अध्याय में करेंगे। तो जिस समय भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य की हम बात करें और इस समय अगर हम बात करें तो एक और तो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो चुका था। यूरोपीय शक्तियाँ आ रही थी, अपने प्रभाव को आपसी संघर्ष के साथ साथ में अपने प्रभाव को यहाँ पर बढ़ा रही थी। दूसरी ओर भारत की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिति पूर्ण रूप से खोखली हो चुकी थी। केंद्रीय सत्ता के पतन के कारण प्रांतीय शक्तियाँ बहुत सारी थी, शक्तिशाली थी, लेकिन जो सबसे कमज़ोर स्थिति थी वो ये कि उनमें आपस में एकजुटता का अभाव था और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपनी यहाँ पर स्थिति को मजबूत बनाना शुरू किया और भारत में मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना होती है।